जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उस पर वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उस पर एक बल कार्य करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। ये परिभाषा भी दोबारा भी लिखेंगे अभी हम आगे चल के। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं और वस्तु पर और इस स्थिति में वस्तु पर कार्य करने वाले त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। कार्य करने वाले त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसे AC से प्रदर्शित करते हैं। AC सी फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये सेंट्रीपिटल त्वरण एक्सेलरेशन होता है, तो AC से प्रदर्शित करते हैं। नीचे लिखेंगे अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक। अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक हाँ जी, ये है भाई। देखो इधर एक मिनट सुनो। ये कोई वस्तु है जो वृत्ताकार पथ पर गति करती है। सुन लो एक मिनट जरा। वृत्ताकार पथ पर गति करती है। किसी क्षण वस्तु यहाँ है, उसका जो त्रिज्या वेक्टर है वो r है, वो तो r ही रहेगा, ठीक है ना जी। और उस टाइम पर वेग v1 है, इसकी दिशा इस साइड में है, तो हमने ये वाला वेक्टर खींच लिया इसी दिशा में जैसे। और चाहे तो थोड़ा सीधा कर लेते हैं, या चाहो तो इसे थोड़ा सा तिरछा कर लो। ये आ गया वो वेक्टर। अब कुछ समय बाद ये वस्तु यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, तो वेक्टर इसकी दिशा बदल गई। कितनी बदली होगी देखो, अब वेक्टर यहाँ है, अब वो यहाँ हो गया, तो जितने भी कोण पर घूमा होगा उतने पे ये त्रिज्या भी घूमी होगी यहाँ से यहाँ तक। समझ गए? जितने पे त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक घूमी होगी उतने पे वेक्टर यहाँ से यहाँ तक भी घूमा होगा। कोण दोनों का बराबर घूमा होगा, मतलब जितनी दिशा इसकी बदली होगी इतनी दिशा इसकी बदली होगी। तो अब हमने इस बिंदु पर वेक्टर खींचा, ये वेग वाला वेक्टर तो v2 है, तो वह v2 की दिशा में खींच दिया। तो इसके और इसके बीच में जो कोण होगा वो त्रिज्या के बीच में जो कोण होगा उसके बराबर होगा। तो इन दोनों के बीच में ये कोण आ गया, ठीक है जी। दो वेक्टरों का परिणामी डेल्टा v से दर्शा दिया हमने, ये दोनों का आगे परिणामी। अब ऐसे ही एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और इनका जो इन दोनों का विस्थापन है वो इतना है। समझ गए? तो एक त्रिभुज तो ये बन जा रहा है OPQ, एक त्रिभुज बन जा रहा है हमारे पास ये XYZ। अब इसे हमें समरूप सिद्ध करना होता है। समरूप तुमने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, हाँ, समरूप त्रिभुज, हाँ, सर्वांग सम और समरूप। तो समरूप करना होता है, क्या नियम होता है समरूप का? सॉरी, सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम का क्या कि दो भुजाएं एक कोण बराबर हो सकता है, या तो तीनों, सुनो सिंपल सा, या तो तीनों कोण बराबर हो जाए,
ऐसा ऐसा नहीं ए, या तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं ऐसा ऐसा आ जाएगा, या एक भुजा और दो कोण बराबर हो जाएं यानी कि एस ए, या दो भुजाएं एक कोण बराबर हो जाएं, कुछ भी है ना। तो देखो उधर, अरे सुनो उधर, जितना विस्थापन यहां से यहां तक हुआ है उतने विस्थापन यहां से यहां तक हुआ होगा दिशा में। सिंपल सी बात है, जितना परिमाण यहां से यहां तक चला होगा उतना यहां से यहां तक चला होगा। एक बात। दूसरी बात, कोण जितना ये है उतना ही कोण ये है, तो ओ पी क्यू में और एक्स वाई जेड में एक कोण तो बराबर हो गया। ठीक है जी, जितने मुझे यहां से विस्थापन हो गया है ऐसे इतना ये विस्थापन हो गया है, ठीक है ना। तो ये इसके बराबर हो गया, कोण बराबर हो गया, एक भुजा एक कोण बराबर हो गया। ठीक है जी। अब अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो कोई भी स्पर्श रेखा जो होती है ना वो लंब होती है, उस पर चाप पर कोई भी त्रिज्या होती है वो लंब होती है। तो जब आर बी पर लंब है तो बी आर पर भी लंब होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों के मध्य कोण एक बराबर हो जाता है, तो दो कोण एक भुजा बराबर हो गई है, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों समरूप है, वो सर्वांग है। इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात, इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात आ जाएगा, ठीक है नहीं। भुजाओं का अनुपात ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। पहले चित्र बनाएंगे, इसकी हिंदी लिखेंगे, फिर इसका आर्टिकल लिखेंगे। 3 नंबर में आता है, इंपोर्टेंट होता है। हाँ चित्र बना लो पहले। व्रत खींचने के लिए भी तुम्हें कंगे और कड़े पड़ों की जरूरत पड़ रही है। व्रत खींचने का तरीका तुम लोग बताओ। 11 साल हो गए तुमसे एक व्रत नहीं खींच रहा, गोल कितने बुरा है। और ऐसे ना कितने व्रत आएंगे तुम्हारी जिंदगी में अभी तक आगे में। अब उसके लिए तुम किसी से चूड़ी मांगते फिर हो, किसी का कंगन मांगते फिर हो। देखो व्रत खींचने का तुम्हारे 2 पैनों की सहायता से तुम वो खींच सकते हो व्रत, ऐसे करके। अरे ऐसा नहीं, ये जो पैन होते हैं ना इन्हें ऐसा पकड़ना होता है और ऐसा करके ना इस तरीके से दबा लेना, और ऐसा ऐसा पूरी तरीके से सही से पकड़ लेना। एक को रखो, दूसरे से खींच दो, कॉपी घुमा दो ऐसे करके। यूट्यूब पर वीडियो देखना कब की पढ़ोगे, मैंने शायद 2016 में बता दिया होगा। अब देखना या तो 8 साल पुराना बताया होगा। में कितने भी शॉर्ट्स देखे होंगे। अबे एक पेन नहीं चलेगा, मतलब ये हालात हैं, तभी तो इस मड़ाइयों के रास्ते सही ना हो रहे। जैसे किसी का बहुत जल्दी हो जाएगा ना, तो अपने अड़ोसी पड़ोसी का निबटवा दे करो, अल्लाह जल्दी मैं करवाऊँ तेरा। क्या है?
माना एक वस्तु r त्रिज्या के, माना एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिमान है, r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिमान है, किसी क्षण यह वस्तु बिंदु P पर है, जिसका इस बिंदु पर वेक्टर सदिश, वेक्टर सदिश नहीं, वेग सदिश, जिसका इस बिंदु पर वेग सदिश v1 है, वेग सदिश v1 है, कुछ समय की जगह ना तुम डेल्टा टी भी लिख सकते हो, डेल्टा टी समय पश्चात हाँ, वस्तु बिंदु Q पर पहुंच जाती है, वस्तु बिंदु Q पर पहुंच जाती है, जिसका इस बिंदु पर वेग सदिश, v2 है, तब त्रिभुज OPQ तथा देखो त्रिभुज XYZ, आप देख लो जरा यहाँ त्रिभुज OPQ और XYZ में हम देख रहे हैं कि क्या क्या होगा। तो कोण O बराबर जो है कोण X के है और बराबर डेल्टा थीटा है, समझ में आ गया। O जो है वो X बराबर और डेल्टा थीटा है, एक कोण हमारा बराबर हो गया। हम कहेंगे जो भुजा है, भुजा डेल्टा S बराबर डेल्टा B के हैं, ठीक है जी। और वेक्टर के जो परिमाण है v1 बराबर जो ये परिमाण लेंगे हम मोड लगा के, बराबर b के मान लेंगे अभी हम। तो यह आ गया है। और हम कहेंगे त्रिज्या r b पर लंब है, अतः त्रिभुज OPQ सर्वांग सम होंगे त्रिभुज XYZ के। सर्वांग सम की कंडीशन होती है। अब जब सर्वांग सम होंगे तो इनके सर्वांग सम में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है या समरूप में? सर्वांग सम में ना, हाँ संगत भुजाएं समान होती हैं, हाँ तो सर्वांग सम, हाँ सर्वांग सम ही है। ये सर्वांग सम चिन्ह है, अगर समरूप होता तो नीचे की दो लाइनें नहीं होती, सिर्फ ये होता। तो अब देखो सर, अरे बोलो मत, अब इनमें से एक तो हमें ये बटे बटे वाले लेने हैं, ये वाली, और इनमें से कोई सी भी एक भुजा ले लेनी है। तो देखो सर हम लेंगे PQ अपॉन YZ। देखो इसकी ये वाली भुजा लिया तो इसकी डेल्टा वाली भुजा लेंगे, बराबर कोई सी भी एक भुजा ले लो OP और इसमें ले लेंगे XY। इसकी एक भुजा ले ली, ऐसे उसकी भी एक भुजा ले ली हमने। वैल्यू लगा देंगे अभी हम। जब वैल्यू लगाएंगे तो PQ की वैल्यू तो आ जाएगी डेल्टा S और इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा B, बराबर यहाँ वैल्यू आ जाएगी R OP और यहाँ वैल्यू आ जाएगी B। देखो B1 B2 बराबर B लिख दिया हम, यहाँ गया, इसे उधर ले जाएंगे तो डेल्टा S बराबर डेल्टा B R अपॉन B।
ठीक है जी, या डेल्टा बी को ऐसे लिख देंगे डेल्टा बी। अब हम कहेंगे डेल्टा टी से दोनों पक्षों में भाग करने पर, ओ बस बोल लो मतलब जरा, टाइम से बात अच्छी होती है। सबके नीचे आ जाएगा, जहां जहां परिवर्तन हो रहा है ना वहां डेल्टा जाएगा, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब देखो आर अपॉन बी और डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब कोई गया डेल्टा टी इनके नीचे क्यों नहीं गया? समय वहां जाता है जहां परिवर्तन होता है। ये दोनों नियत है, इनमें डेल्टा नहीं लग रहा है, इसमें डेल्टा लग रहा है, तो इसमें परिवर्तन होगा। ठीक है जी। अब अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो देखो विस्थापन परिवर्तन की समय दर, ठीक है जी, और जी ये वेग परिवर्तन की समय दर, तो क्या होने वाला है, यहाँ तो बन जाएगा वेग और यहाँ आर अपॉन बी और यहाँ बन जाएगा त्वरण, और क्योंकि ये अभिकेंद्र त्वरण है ऐसे लिख देंगे। अब इसके इधर गुणा कर देंगे, इसके नीचे गुणा कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर और ये ए सी, यानी ए सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर, और यही अभिकेंद्र त्वरण है। अभी रुक जाओ, खत्म नहीं हुआ अभी। जैसा हम इसे डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं ना, जैसा हम इसे लिख देते हैं ऐसे लिख नहीं सकते, हमें बताना होता है कि डेल्टा टी कितना है। तो हम कहेंगे यदि डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म है तब तो करना कुछ नहीं होता है, बस हमें लिमिट लगानी होती है। लिमिट डेल्टा टी इतना छोटा है लगभग 0 के, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बराबर आर अपॉन बी, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब और क्या करें, चित्र तो बना लिया था ना ये। अब हम कहेंगे ऐसा करके, चूंकि अभिकेंद्र त्वरण AC बराबर जो होता है वो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और वेग परिवर्तन की समय दर को कहते हैं। तो इसलिए ये तो बन जाएगा, देखो विस्थापन परिवर्तन की समय दर वेग आर अपॉन ये ऐसे रह गया, और इतने की जगह जो है वो हमने लगा दिया AC, बस ऊपर गिना की ये आ गया। तो ये होता है अभिकेंद्र त्वरण, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। कल को न्यूमेरिकल चालू होंगे इसके, अभी फॉर्मूला लिखेंगे। अभी तुमने अभिकेंद्र त्वरण पढ़ा है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गतिमान होती है तो उस पर अंदर की ओर एक त्वरण कार्य करता है, उसे AC से दर्शाते हैं, अभिकेंद्र त्वरण होता है। ठीक उसी समय इस पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा के अनुदिश भी एक त्वरण कार्य करता है, जिसे स्पर्श रेखा त्वरण कहते हैं। इसे AT से प्रदर्शित करते हैं। T4 टेंजेंट होता है, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, तो इसे AT से प्रदर्शित करते हैं। ये और ये परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है जी। अगर तुम इसे रियल में देखोगे तो एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। अब अगर एक त्वरण जो है वो AC ऐसे है, AT ऐसा है, तो कोई इनका बीच का परिणामी निकालना है। परिणामी कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा? A, अरे लंब है, आधार है, परिणामी कैसे निकालते हैं? A बराबर AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। ये कण है, कोई कहे कैसे पता चल रहा है? ये देखो ऐसे, तुम इस भुजा को ऐसे मिलाओगे, इसे ऐसे मिलाओगे, तो जितना ये है ना, जैसे ये है, कोई सा भी त्रिभुज ले लो, ये कोई सा भी ऐसे त्रिभुज जैसे ये है, तो इसे इधर ले लेंगे AT, ये लंब हो गया, आधार हो गया, बीच का कण निकाल दिया। तो इसका परिमाण जो होता है, परिणामी त्वरण जो होता है, वो इतना होता है। चाहे तो इसका मान निकाल सकते हैं। अभी हमने निकाला था बी स्क्वायर अपॉन आर का वर्ग हो जाएगा प्लस AT ऐसी रहेगा। तो ये चित्र बना लेना, और ये जब बनाओगे तो तुम इसे ऐसे बनाओगे, इसे लिखेंगे। इसमें स्पर्श रेखा त्वरण में वृत्तीय गति करते हुए
वस्तु पर एक त्वरण कार्य करता है, एक अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है, ऐसा लिखना, एक अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है, एक अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, केंद्र की होती है। ठीक उसी समय वस्तु पर एक अन्य त्वरण कार्य करता है, ठीक उसी समय वस्तु पर एक अन्य त्वरण कार्य करता है जिसकी दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, स्पर्श रेखा जिसकी दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, जिसकी दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। इस त्वरण को स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं, इस त्वरण को स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं। स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं, इसे AT से प्रदर्शित करते हैं। ये सब उतार लो, AT